एक नया आईपीओ आया, जरा उस पर बातचीत करते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से खुल गया, 10 तारीख तक ये खुला रहेगा और कंपनी 3000 करोड़ रुपए रेस करेगी, जिसमें 2000 करोड़ का ओएफएस है और 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा। कंपनी लो टिकट साइज़ के हाउसिंग लोन देती है, अक्रॉस द इंडिया है, लेकिन बेस यूपी कह सकते हैं आप। 300 से 315 का इशू प्राइस है और 10 रुपये का फेस वैल्यू रखा गया है। बातचीत करते इसी पे हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा, इसलिए बहुत पॉइंटेड बात करते हैं जी। आपके मैंने देखे नंबर्स या फाइनेंशियलिस्ट में, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आपका एयूएम की जो रफ्तार है वो इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जी रीज़न? सर ऐसा है, पिछले 3 साल से हमारी रफ्तार सिमिलर रही है, 20 to 25% ग्रोथ रही है यूएम पे। पिछले साल आप देखेंगे जहां हमारी आपको ग्रोथ 16% दिख रही है, वो 16% एक्चुअली इज़ 20% है। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 1 मिनट में। अगर आपको मालूम हो तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम होती थी, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी स्कीम। तो ऑन एन एवरेज हमको हर साल 250 करोड़ के आसपास की सब्सिडी आती थी, जो हम कस्टमर्स को पास ऑन करते थे। अब 2022 में वो स्कीम खत्म हो गई और जो बैलेंस पेमेंट था हमको उस साल 750 करोड़ आया। 500 करोड़ एडिशनल का इम्पैक्ट है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 20% से गिर के 16.5% पे आ गया। तो ये जो ग्रोथ है, ट्रैजेक्टरी है हमारी 20% की, वो करीब 2 साल। आप लोअर इनकम को लोन बांटते हैं, तो लोअर इनकम में क्या क्राइटेरिया रखते हैं, किस किस तरह के लोगों को लोन? सर, जब हम लोअर इनकम की बात करते हैं तो 2 प्राइमरी सेगमेंट में हम केटर करते हैं। एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है जिनकी एनुअल आय 3 लाख रुपए तक होती है फैमिली इनकम, और एक होता है लोअर इनकम ग्रुप जिनकी एनुअल आय या इनकम फैमिली इनकम 6 लाख तक होती है। तो 74-75% मेरा जो बुक है वो इस सेगमेंट को केटर करता है। ये वो लोग हैं जो लाइफ में एक ही बार अपना घर बनाते हैं और बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। सैलरी का क्या कंपोनेंट? सर, सैलरी हमारा 55 to 57%। पहले तो बहुत ज़्यादा था, हमारा 62-63% था। अब 60। सर 2-3 रीज़न है। एक तो नंबर ऑफ प्लेयर्स सैलरीड को केटर करने के लिए ज़्यादा है। दूसरा, आई थिंक रिक्वायरमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट से आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। जो जैसे हमारे छोटे भाई वगैरह होते हैं जो किराना के स्टोर चला रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ड्राइवर्स हैं, इन लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, तो हम उस तरफ हम केटर कर रहे हैं। उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है? सर, रिस्क तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर हम अब हमारा एनपीए नंबर्स देखें, जो हमारा रिस्क पैरामीटर होता है एसेट क्वालिटी, वो दोनों सेगमेंट में मोरलेस सिमिलर, 20 पैसे का 20 बिप्स का फ़र्क है दोनों में। बट रिस्क वेट एसेट्स तो आपका एज कम्पेयर टू एयूएम बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, वो बढ़ रहा है सर। क्यों बढ़ रहा है? नहीं, रिस्क वेस्ट एसेट नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमारा रिस्क वेटेज तो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज में बाय आरबीआई, गिवन बाय आरबीआई, लोवेस्ट पॉसिबल 35% पे होता है, तो विच इज़ एज पर रेगुलेटेड रिस्क वेट कंपेयर। आपने रिस्क पे मीडियम सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड पर रिस्क पे बोला, उसमें एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि भले ही हमारा रिस्क 20 पैसे 25 पैसे ज़्यादा होता है, बट हमारा ईल्ड जो आउटपुट है, रिस्क एडजस्टेड ईल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो करीब मोटा मोटा लगा लिए 2.5 से 3% ज़्यादा होता है। तो रिस्क एडजस्टेड यील्ड हमारा ज़्यादा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में। अच्छा, वही जो हम लोगों ने एयूएम में देखा, वही चीज़ मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि एनआईएम्स आपके जो है अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ज़्यादातर नॉन सैलरीड वाले को दे रहे हैं, किराना वाले को दे रहे हैं, इस वजह से सर कि वहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग दूसरी होगी? जी नहीं, 2-3 चीज़ें हुई हैं। अगर आप निम्स हाई निम्स देख रहे हैं, निम्स बेसिकली मेजर फैक्टर ऑफ निम्स हमारा स्प्रेड्स होता है। अगर आप स्प्रेड देखेंगे हमारा, तो 5.4 से लेके हमने जो क्लोज़ किया है 9 मंथ्स दिसंबर 23 में, वो हमने 6% स्प्रेड पे क्लोज़ किया है, जो कि एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होता है निम का। उसका रीज़न ये है कि पिछले साल में जब आरबीआई बैंक्स ने जब रेट्स बढ़ाए, तो हमारा क्योंकि 83% जो पोर्टफोलियो है फ्लोटिंग है, हम वो पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को, जो भी हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट में यील्ड इंक्रीज होता है। हमने Q1 में वो पास कर दिया कस्टमर्स को 1.25% तक, लेकिन हमको जो कॉस्ट में इंक्रीज आया 1 क्वार्टर लेट आया है। तो आप देखेंगे हमारा स्प्रेड उस साल का 6% पे है, जो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है हायर। अभी आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना है? अभी हमारा हमने जो 9 मंथ में क्लोज किया है 8%, विच इज लोएस्ट इन दिस सेगमेंट। Which is lowest in the segment because we borrow long term, we have a proper mix of various, हम 3-4 जगह से बोरिंग करते हैं। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हमारा जो रेगुलेटर भी है, हमें रिफाइनेंस देता है, वो हमारा करीब 25% हमारा पोर्टफोलियो है बोरिंग साइड पे। हम एनसीडी से about 18 to 20% बोरिंग करते हैं, बाकी हम बैंक से करते हैं। तो मिक्स हमने प्रॉपर मेंटेन किया और लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं सर। अच्छा, आपका यूपी से जरूर शुरू किया, लेकिन अब 20-22 राज्यों में फैल गए हैं आप जी। तो अब आगे
कहाँ से ग्रोथ? सर यूपी हमारा बर्थ स्टेट था। 2010 में हमने यूपी से स्टार्ट किया था। उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह हम जाते गए। हम आज, जैसे आपने सही बताया, हम 20 स्टेट्स में हैं, यूनियन टेरिटरीज में हैं। अब हम आगे क्या करें, कोई और स्टेट तो बची नहीं है हमारे पास, तो हम डीपर जाएंगे। अब इसका एग्जांपल आपको दूं, अगर हम राजस्थान का बात लें फॉर एग्जांपल, हम आज 46 ब्रांचेस हमारी राजस्थान में, बट ऐसी कई तालुका और स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स जहां हम अवेलेबल नहीं है। तो हमने 5 और 6 बड़ी स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जहां डीपर जाएंगे, जिसको हम अपनी डीपर इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसमें अब आप ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, बहुत सारी कंपनी हैं इस सेगमेंट में, जायंट से लेकर के छोटी छोटी भी हैं जो इसी सेगमेंट को कैटर करना चाहती है। तो इतना टफ कंपटीशन कैसे सस्टेन होगा? ये इस टफ कंपटीशन में इतनी ग्रोथ कैसे सस्टेन करेंगे आप? सर मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि करीब 50 से 60 ऐसी कंपनीज जो इस सेगमेंट में ही फोकस करती हैं, जो EWS LIG ही करती हैं। बड़ी कंपनीज तो बहुत कुछ करती हैं, वो HNI कस्टमर भी करती है, LMI भी करती हैं, और थोड़ा ओवरलैप होता है हमारे सेगमेंट में। ओवरलैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम जहाँ हमारे फिगर्स आपने देखे ही, हम लार्जेस्ट हैं अपने सेगमेंट में। भले ही हमारा स्टार्ट बड़ा डिफिकल्ट हुआ था, बट हम लार्जेस्ट हैं अपने सेगमेंट में। और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारी बुक छोटी थी तो हम 30-35% ग्रो करा करते थे। अब हमारी बेस बहुत लार्ज है, 20,000 करोड़ की हमारी बुक है, तो हम 21% पे पिछले 3 साल से ग्रो कर रहे हैं। और ये हमारी डीपर इम्पैक्ट जो स्ट्रैटेजी है, जो हम अब डीप विद इन द स्टेट जाना चाह रहे हैं, ये हमको हमारी एक्चुअल ग्रोथ देगी आगे जाकर। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आवास योजना का है। सर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एक स्कीम थी 2022 तक, इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा अनाउंस किया है उस स्कीम को। तो हम वो बड़ा चाहेंगे, बूस्टर है, बहुत बड़ा बूस्टर, अगर उसमें टिंकरिंग हुई तो दिक्कत। बहुत बड़ा बूस्टर है सर वो। अगर मेन बजट जुलाई में अगर उसमें हल्का हल्का कुछ कर दिया तो दिक्कत। सर मैं आपको इस पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसे हमारे कई सेगमेंट में कस्टमर्स होते हैं जो कि इच्छा तो सब रखते हैं घर बनाने की, वो उनको हम बोलते हैं फेंस में बैठे हुए हैं कस्टमर, ले या ना ले, ले या ना ले। जैसा ये बूस्टर मिलता है, मिलता नहीं है तो वो आपके पास आता है। हाँ, हम जैसों के पास आते हैं और उनको तभी मिल पाता है। तो जब ये ऐसी स्कीम आती है जहाँ पे उनको 2.5 लाख रुपये, 10 लाख पे 2.5 लाख रुपये का उनको अगर सब्सिडी मिल रही है, मोटा मोटा 25% की सब्सिडी मिलती है, तो वो फेंस के इस तरफ आ जाते हैं और अपना एक शेल्टर बना पाते हैं। ओके, अच्छा, ब्लैकस्टोन इसका अभी तक का ओनर कह सकते हैं, प्रोमोटर कह, जो भी कहें आप, जी, टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो बेच रहे हैं जी। कितना बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? सर उनका करंट शेयर होल्डिंग जो है 98.7% है। 1.2% ICICI बैंक का है। लिस्टिंग उनको करनी थी, एक प्राइवेट इक्विटी है, एक फंड लाइफ होती है, लिस्टिंग करनी थी, लिस्टिंग हो रही है। 98.7 से ये 2000 के OFS के बाद ये दे विल फॉल डाउन टू 75.8%। 75.8 मतलब मार्च पे पड़ा हुआ है। और ICICI बैंक बिल्कुल नहीं बेच रहा है। ICICI बैंक इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आपने कहा फंड लाइफ, क्या मतलब इसका? सर प्राइवेट इक्विटी एक फंड के थ्रू इन्वेस्ट करती है कंपनी, तो हमारा इनका फंड लाइफ 2030 तक है। अब ये बहुत लंबा टेन्योर है सर। 6 साल है ना? 6 साल। 6 साल में क्या होगा? सर प्राइवेट इक्विटी का जो मॉडल होता है, 2 मॉडल होते हैं। एक तो मॉडल है कि फंड लाइफ है तो फंड लाइफ तक आपको एग्जिट करना होता है, और ऐसे भी एग्जांपल्स हैं बिटवीन द प्राइवेट इक्विटी इवन इन ब्लैकस्टोन, जहाँ पे कि दूसरा फंड आके इस फंड को बाय ओवर कर लेता है। मोटे तौर पे ये समझें कि 6 साल के अंदर ये ब्लैकस्टोन बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ, जो फंड लाइफ का कॉन्सेप्ट तो यही होता है सर। ओवरहैंग बन जाएगा सर। इसमें क्या है, जब ये 50% और बेचना है 6 साल में। हाँ, जब ये 50% पे के पास पहुंचेंगे, अभी तो 76 पे आ जाएंगे, 50% के पास पहुंचेंगे, तो ये एक बहुत वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी होगी। उसका रीज़न ये है कि हमको दोनों रेगुलेटर से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। हमको जो 37 हमारे बैंक है जिससे हम बोरिंग करते हैं रॉ मटेरियल की, उनसे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी थॉट थ्रू प्रोसेस। इट्स सो प्लस इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो लॉक इन से भी से हमारे को IPO में है, ब्लैकस्टोन ने वॉलंटरीली उस लॉक इन को 6 महीने और बढ़ाया है टू गिव कंफर्ट टू द मार्केट। ये हम एडिशनल 6 महीने का लॉक इन कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे। पर नेट 2030 तक तो बेचना ही है हमको। सर फंड लाइफ का कॉन्सेप्ट तो यही होता है। तो ये मुझे पूरी पढ़ के सिर्फ एक यही कंसर्न लग रहा है, नेक्स्ट 6 ईयर्स में 75। लेकिन सर ऐसा भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया कि एक फंड चल रहा है और वो जब टुवर्ड्स द एंड आता है, तो ऐसे भी मार्केट में एग्जांपल्स है कि नहीं, उन्हीं के एक और फंड टेक ओवर कर लेता है। इफ दे फाइंड वर्थ इन दिस मैनेजमेंट, इन दिस कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस मॉडल, दे वुड वांट टू कंटिन्यू। सो इट कैन फॉल ईदर वे सर। ओके ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच। आज से खुला, 10 मई तक खुला रहेगा जी, और हम लोग देखें कैसे इसकी शानदार लिस्टिंग होती है, क्या होता है। थैंक यू सो मच। तो ये था आधार हाउसिंग, छोटे टिकट साइज के होम लोन देती है कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आधार हाउसिंग का IPO खुला हुआ है आज। हमने काफ़ी बातचीत की, समय कम था इसलिए बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग बात सारी हमने कर ली, आपके मतलब की जो आप सुनना चाहते, जब सुनना चाहते। और इस बीच निफ्टी ने सेंचुरी मार दी नीचे साइड में, यानी 100 पॉइंट से